आज दिल्ली को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, करीब 12,000 करोड़ की योजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने जा रहे हैं। आज से दिल्ली रैपिड रेल से जुड़ जाएगी। साहिबाबाद मेरठ नमो भारत का एक्सटेंशन दिल्ली तक हो गया है, जो कि एक बड़ी राहत है, एक बड़ा फायदा है। जो यात्री इससे सफर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी साहिबाबाद स्टेशन में रैपिड रेल में सवार हो चुके हैं। दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक ये जाएगी और नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। अब दिल्ली से मेरठ की दूरी बस 40 मिनट में तय हो जाएगी इस रेल के माध्यम से, इस नए प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो रैपिड रेल से जुड़ेगी दिल्ली, देश की राजधानी, और ये एक बड़ा कदम है क्योंकि मेरठ तक का सफर और आसान होने वाला है। आपको बता दें कि भारत का एक्सटेंशन दिल्ली तक हो गया है और ये जो साहिबाबाद मेरठ नमो भारत का एक्सटेंशन है वो देश की राजधानी तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी साहिबाबाद स्टेशन में रैपिड रेल में सवार भी हो चुके हैं, जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। और दिल्ली के न्यू अशोक नगर में बने नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा। दिल्ली से मेरठ तक की दूरी अब 40 मिनट में तय हो जाएगी। तो एक बड़ी राहत है उन यात्रियों के लिए जो कि रोजाना दिल्ली से मेरठ जाते हैं, मेरठ से दिल्ली आते हैं। ये एक ऐसा एक्सटेंशन है रैपिड रेल का जो लोगों को फायदा पहुंचाएगा। और करुणा शंकर शर्मा इस वक्त हमारे साथ न्यू अशोक नगर से जुड़ रहे हैं, स्टेशन से जुड़ रहे हैं, और सुमंत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करुणा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बड़ी सौगात है 12,200 करोड़ की। ये नया प्रोजेक्ट लोगों के लिए सफर को और आसान बना पाएगा मेरठ तक के लिए, एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में। बिल्कुल, देखिए निधि, और ये बहुत बड़ी सौगात दिल्ली वासियों के लिए, एनसीआर वासियों के लिए इसलिए भी है क्योंकि अगर मेरठ तक की बात करें तो ये जो अब कॉरिडोर है ये करीब 13 किलोमीटर का कॉरिडोर है। और मैं दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर आप देख भी पाएंगे, अगर पैन करके अगर आप दिखा पाएँ कपिल, तो ये नमो ट्रेन, जो ये ट्रेन RRTS की ही ट्रेन है जिसको आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और अभी वो साहिबाबाद जो कि गाजियाबाद में है, वहाँ से अब वो न्यू अशोक नगर तक का सफ़र तय करेंगे और बस कुछ ही मिनटों में सफ़र तय हो जाएगा। और सबसे खास बात निधि, मैं आपको ये एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि करीब अभी पहले से 42 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है जो कि मेरठ साउथ तक जाता है RRTS का, वो ऑपरेशनल है। इसी साल की अगर मैं बात करूं 20 अक्टूबर को दुहाई और साहिबाबाद के बीच का जो स्ट्रेच है उसको प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था। और आज जब ये न्यू अशोक नगर तक पूरा इनॉग्रेशन हो जाएगा तो करीब 55 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो नमो भारत कॉरिडोर है, उसका चालू हो जाएगा। और जैसा आपने खुद अभी बताया कि जो दूरी है वो महज 40 मिनट में पूरी कर पाएंगे। और अगर इसके किराए की बात करूं मैं निधि, तो इसका जो किराया है उसके बारे में जो जानकारी हमें मिल पा रही है, ऑफिशियल्स जो बता रहे हैं, वो रहेगा दिल्ली से लेकर मेरठ तक का अगर कोई स्टैंडर्ड कोच में सफर करेगा तो वो करीब 150 रुपए रहेगा, और अगर कोई प्रीमियम कोच में सफर करेगा तो वो करीब 225 रुपए के आसपास रहेगा। तो और इसके अलावा इस ट्रेन की एक और खासियत है कि इस ट्रेन में देखिए मेट्रो की तरह ही जो महिलाएं हैं उनके लिए कोच रिजर्व रहेगा, और हर एक कोच के अंदर महिलाओं के लिए रिजर्व सीट रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर है, बहुत तेज रफ्तार के साथ इसमें जो ट्रैवल है मुमकिन हो पाएगा। और ये कहा जा रहा है कि एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि जब पूरी तरह से, क्योंकि देखिए न्यू अशोक नगर के बाद सराय काले खां और न्यू अशोक नगर के बीच जो काम है वो अभी चल रहा है। आज जो इनॉग्रेशन हो रहा है वो साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोक नगर के बीच का इनॉग्रेशन है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। और अब वो खुद इस ट्रेन का सफर करके न्यू अशोक नगर पहुंचने वाले हैं। और जब पूरा स्ट्रेच बन जाएगा तो कुल मिलाकर करीब ये 82 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा जो कि सफर तय करेंगे यहां से, जो दिल्ली से मेरठ जाएगा। और ये महज 40 से 45 मिनट के आसपास ये जो सफर है वो पूरा हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे फायदा ये होगा कि जो प्रदूषण है इससे भी काफी निजात मिल पाएगी। 1 लाख की संख्या में जो व्हीकल हैं, जो लोग कम्यूट करते हैं मेरठ से दिल्ली के बीच में, वो बाकायदा जो नमो भारत कॉरिडोर है इसका इस्तेमाल करके, RRTS का इस्तेमाल करके वो बहुत तेज रफ्तार के साथ दिल्ली तक कम्यूट कर पाएंगे। एक बार फिर से आप देखिए जो ट्रेन है वो आपको नजर आ रही है, और प्रधानमंत्री जो कि साहिबाबाद, जो कि गाजियाबाद के अंदर है, वहां से वो न्यू अशोक नगर तक का सफर कर रहे हैं। और बस कुछ ही देर के बाद वो न्यू अशोक नगर भी पहुंच जाएंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है। जैसा आपने बताया कि देखिए दिल्ली चुनाव से पहले भी अगर हम बात करें तो 12,000 करोड़ से ज्यादा की ये जो सौगात है वो दिल्ली वासियों को एक बड़ी सहूलियत देता हुआ नजर आएगा। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा निधि, कि अगर यहां पर आप देखेंगे ये ब्लू लाइन की जो मेट्रो स्टेशन है न्यू अशोक नगर का, वो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। और
सहूलियत ये दी गई है, फैसिलिटी ये दी गई है कि इससे कनेक्टेड किया गया है। जो RRTS का स्टेशन न्यू अशोकनगर का, उसको कनेक्टेड किया गया है, यानी कि एक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जो लोग हैं वो अब सफर कर पाएंगे और अब जो ये सफर हो जाएगा। और एक और बात, अभी प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन के बाद शाम 5 बजे से आम लोगों के लिए भी ये जो लाइन है उसको खोल दिया जाएगा, जो कि मेरठ साउथ तक जाएगी और इस तरह से मेरठ तक सफर करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात है और 4600 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। ये जो कॉरिडोर है वो 13 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत रैपिड रेल को जोड़ेगा। ये पहली बार है दिल्ली में कि जो नमो भारत की कनेक्टिविटी है वो देश की राजधानी से जुड़ रही है। रोहिणी में आज एक रैली को भी संबोधन किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, और वहां से इस रैली के इंतजाम क्या कुछ है, अभी वहां क्या चल रहा है, सुमंत कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं रैली ग्राउंड से। सुमंत, क्या हो रहा है, कितनी देर में प्रधानमंत्री रैली करने पहुंचेंगे और फिर उनका संबोधन होगा? देखिए निधि, रैली को लेकर यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसा करुणा भी जानकारी दे रहे थे, वहाँ का कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं बता दूं कि इस रैली स्थल पर पहुँचने से पहले प्रधानमंत्री का एक और कार्यक्रम है। मैं दिखा दूं कि देखिए ये रैली का मंच है, परिवर्तन रैली का मंच। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और कल जो पहली लिस्ट आई है उस लिस्ट में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपको मंच पे दिखाई दे रहे हैं सामने तस्वीरों में। और इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन इसी मंच के दाहिनी तरफ मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। वो जो आप नीले कलर का ये जो होर्डिंग्स लगा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद पहले इस ग्राउंड में पहुंचने के बाद वो जो दूसरा आपको सामने दिख रहा है मंच, वहां जाएंगे और वहां से कई योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शुक्रवार को 4500 करोड़ रुपए की सौगात के बाद आज फिर प्रधानमंत्री 12,200 करोड़ की सौगात दिल्ली को दे रहे हैं। नमो कॉरिडोर के शुभारंभ के बाद मैं बता दूं, पश्चिमी दिल्ली के लिहाज से 2 अहम मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास एवं लोकार्पण हो रहा है। जनकपुरी से कृष्णा पार्क, ये जो मेट्रो कॉरिडोर है फेज 4 का, उसका प्रधानमंत्री आज लोकार्पण करेंगे। जबकि जो रिठाला से लेकर कुंडली तक का 20 किलोमीटर से जो ज्यादा लंबा स्ट्रेच है उसका प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इसकी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां से देंगे। तो पहले साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर नमो कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद इस मंच पे पहुंचेंगे और यहां से ये सौगात देने के बाद परिवर्तन रैली के मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। और आप देख सकते हैं बीजेपी के सभी सांसद सामने तस्वीरों में मनोज तिवारी आपको दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सांसद और कई उम्मीदवार मंच पे दिख रहे हैं। और जल्दी से निधि मैं दूसरी और तस्वीरें दिखाऊं कि कैसे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी तादाद में दिल्ली के अलग अलग विधानसभा से जो लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक तस्वीर दिखाएं। ये तस्वीरें देखिए कि अब लोगों का पहुंचना भी यहाँ शुरू हो गया है और ये तमाम कार्यक्रम को खत्म करने के बाद परिवर्तन रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ये रैली काफी अहम है। अब से 1-2 दिनों में दिल्ली चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है। कल ही बीजेपी की लिस्ट आई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक विहार में जो रैली की थी, जोरदार हमला बोला था आम आदमी पार्टी सरकार पर। और अब ऐसे में इंतजार है कि अब परिवर्तन रैली के मंच से प्रधानमंत्री किस तरह से हमला करते हैं और जो चुनाव का जो पिच है, जो मोमेंटम है, वो किस तरह से सेट करते हैं। आप देखिए कि किस तरह से बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंच चुके हैं। अब इस तमाम जो जैसा मैंने आपको बताया कि सरकारी कार्यक्रम को खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि काफी देर से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अब इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि कब प्रधानमंत्री आएंगे और उनका संबोधन होगा। जिस तरह से सुमंत, मैं आपके पास आऊंगी। तस्वीरें रैली ग्राउंड से दिखा रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं आधे घंटे के भीतर, ऐसा बताया जा रहा है। इससे पहले तस्वीरें न्यू अशोकनगर स्टेशन से आएंगी जो करुणा हमें दिखाएंगे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री इस रैली में जाएंगे, क्योंकि दिल्ली को लेकर उसके विकास को लेकर कई योजनाएं हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, उसके डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। इनकी सौगात आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। एक और बड़ी बात यह कि दिल्ली में पीएम मोदी आतिशी यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक मंच पर मौजूद होंगे। नई योजनाओं की शुरुआत के दौरान साथ रहेंगे। RRTS का भी एक साथ उद्घाटन किया जाएगा उनकी तरफ से। मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और सीएम आतिशी।
केंद्र और दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बढ़ाया है, ये सीएम आतिशी की ओर से कहा गया। पिछले 10 सालों में दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर बहुत काम हुआ है, ये भी सीएम आतिशी की ओर से कहा गया। क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। आज दिल्ली में मेजेंटा लाइन के एक नई हिस्से का कृष्णा पार्क से लेके जनकपुरी वेस्ट तक का उद्घाटन हो रहा है। रैपिड रेल जो दिल्ली को पूरे एनसीआर इलाके से रोक रही है, उसके पहले स्ट्रेच का साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक का उद्घाटन हो रहा है। और मेट्रो की एक नई लाइन जो रिठाला से लेके कुंडली तक जाएगी, उसका भी शिलान्यास हो रहा है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में एक बहुत बड़े स्तर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है। और दिल्ली में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर भी जारी है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली के दिल में मोदी हैं, ये बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी किया गया है। और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी ने काउंटर जरूर किया, लेकिन बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया। ये देखिए पोस्टर कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के दिल में मोदी हैं, ये पोस्टर में लिखा गया है। बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया। देखिए चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कुछ ही दिनों में दस्तक भी हो जाएगी, तारीखों का ऐलान भी होगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तैयारी हर पार्टी की नजर आ रही है। अब देखिए पोस्टरों के जरिए ये तैयारी की जा रही है। भाजपा आएगी, आप जाएगी, आपदा जाएगी, ये लाइन दी गई है बीजेपी के पोस्टर में। भाजपा आएगी, बीजेपी आएगी, आपदा जाएगी। बार बार बीजेपी के सभी नेता ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी की सरकार पर कि आपदा ढूंढी जा रही है। और अब ये पोस्टर्स में भी नजर आ रहा है। और पोस्टर वॉर पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार कर दिया है। जो बीजेपी ने पोस्टर जारी किया उस पर पलटवार आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से पूछा है कि अगर पोस्टर जारी हुआ है दिल्ली के दिल में मोदी है, तो फिर ये भी पूछा गया है कि बीजेपी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। तो ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार है और पलटवार करके कि दूल्हा कौन होगा इंतजार किया जा रहा है। सब कुछ अगर सामने है तो दूल्हे का नाम बताओ जी, इस तरह से करके आम आदमी पार्टी ने ये वीडियो जारी किया है। और सवाल पूछा है बीजेपी से कि बीजेपी का जो सीएम उम्मीदवार होगा वो कौन होगा। इससे पहले कल दिल्ली के दंगल में पहली बार उतरे अमित शाह ने केजरीवाल से 10 साल का हिसाब मांगा। तो अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी वादा करते हुए कहा कि जिनके बढ़े हुए बिल उनके बिल को सरकार बनते ही माफ कर दिया जाएगा। जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, वो इंतज़ार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। दिल्ली के चुनाव के मैदान में आऊंगा तब पूरा हिसाब लेकर आऊंगा केजरीवाल जी। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब दिल्ली वासियों को दीजिएगा। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो दिल्ली की लड़ाई बहुत तीखी हो गई है और पिछले 36 घंटों में 6 पोस्टर आ चुके हैं। बीजेपी ने कैसे वार किया है, पोस्टर वार आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए पहला पोस्टर जिसमें अब ये आपको बता रहे हैं आपदा जाएगी, भाजपा आएगी, दिल्ली के दिल में मोदी, ये जारी किया गया। इससे पहले आपको याद हो कल करोड़ों का शीश महल, ये आरोप लगाया गया कि आर्थिक संकट है लेकिन करोड़ों का शीश महल बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये भी पोस्टर जारी किया गया बीजेपी की ओर से। इसके अलावा 5वां पोस्टर जो जारी हुआ, दिल्ली पर आपदा
जिस तरह से अलग अलग योजनाएं घोषणा की जा रही हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो ये कहा गया दिल्ली पर आपदा। छठा पोस्टर जो जारी किया गया बीजेपी की ओर से वो ये कि इसमें फर्क साफ है, ये कहा गया है। तो 36 घंटे में 6 पोस्टर जारी कर दिए गए। और अब सीधे रुख करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर रहे हैं बच्चों से। साहिबाबाद स्टेशन से मेट्रो रैपिड रेल में सफर कर रहे हैं। तो अंबर से ऊंचा अपनी तकदीर, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके, जिद है स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। उगाना है खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके, जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें, ये नवयुग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर खुद। तो एक बच्ची प्रधानमंत्री मोदी को एक कविता सुना रही है, अंबर से ऊंचा जाना है, और प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रिशिएट किया है। सफ़र खुद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी रैपिड रेल में, और ये सबसे आसान इसीलिए क्योंकि दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र बहुत आसान हो जाएगा इस रैपिड रेल के ज़रिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बता रहे हैं। 40 मिनट में जी हाँ, दिल्ली से मेरठ आप पहुँच जाएंगे। न्यू अशोक नगर टू साहिबाबाद 13 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर है, जिसमें 2 स्टेशन है, जिसका किराया 50 रुपये है, और 42 किलोमीटर के सफर में 9 स्टेशन आएंगे साहिबाबाद टू मेरठ साउथ तक, जिसमें किराया जो होगा 110 रुपये होगा प्रति व्यक्ति। तो ऐसे में ये आसान सफर हो जाएगा। 55 किलोमीटर जो होगा न्यू अशोक नगर टू मेरठ साउथ होगा, इसमें 11 स्टेशन होंगे और किराया इसका 150 रुपये लिया जाएगा। तो ये 40 मिनट में सफ़र आसान हो जाएगा। यही सौगात दिल्ली वासियों के लिए जो मेरठ से दिल्ली सफ़र करते हैं या दिल्ली से मेरठ वापस जाते हैं, उनके लिए एक बड़ा फ़ायदा होगी ये रैपिड रेल। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार वार पलटवार दिल्ली की राजनीति में हो रहा है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। पवन खेड़ा ने बिधूड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिधूड़ी का बयान बदतमीजी से भरा हुआ है, ये पवन खेड़ा का कहना है। ये घटिया आदमी की मानसिकता है, ये भी पवन खेड़ा की ओर से कहा गया। ये एक्स पर पोस्ट किया गया है पवन खेड़ा की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया है कि बिधूड़ी का जो बयान है वो उचित नहीं है और ये गलत है, गलत मानसिकता को दिखाता है। और आपको बता दें कि इस पे वार पलटवार हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी को लेकर जो बयान दिया गया वो शर्मनाक ही नहीं है, बहुत ही खराब है और ये गलत मानसिकता को दिखाता है। सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोल? तो पवन खेड़ा का हमने आपको एक्स पर पोस्ट दिखाया, ये वो पोस्ट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये बयान गलत है और दिखाता है कि विकृत मानसिकता है रमेश बिधूड़ी की। अब आपको रमेश बिधूड़ी का वो बयान सुनवाते हैं जिसे कांग्रेस ने जारी किया है। क्या कुछ कहा रमेश बिधूड़ी की तरफ से, ये बयान सुनिए। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो रमेश बिधूड़ी का ये बयान जिसकी वजह से सियासत में उबाल आ गया है। सुप्रिया श्रीनेत से लेकर पवन खेड़ा तक लगातार आरोप लगाए गए। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं जो बयान जारी किया गया है कांग्रेस की ओर से रमेश बिधूड़ी का, सुनिए। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में
कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो रमेश बिधूड़ी का ये बयान जो कि कांग्रेस ने जारी किया है और इसमें वो प्रियंका गांधी को लेकर भी कह रहे हैं, उन्होंने लालू यादव की भी बात याद दिलाई कि हेमा मालिनी की गालों की तरह सड़कें बना देंगे, वो भी ये कहते थे, मैं भी ये कह रहा हूँ। हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ गए। कुमार, सिरे से खारिज किया है, बहुत ज्यादा आपत्ति दर्ज कराई गई है कांग्रेस की ओर से रमेश बिधूड़ी के बयान को और कहा है बीजेपी घोर महिला विरोधी है, ये कह दिया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने उनके संसद में जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, जब उनका विवाद हुआ था दानिश अली के साथ, जो सांसद थे उस वक्त बसपा के, जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उन बातों को लेकर भी याद दिलाया है और ये जो बयान दिया है इसको महिला विरोधी करार दिया है, माफी मांगने की मांग की है। और इन दोनों बयानों के जरिए वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की भी पूरी तैयारी है कांग्रेस की। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विक्रांत। तो जैसा कि कुमार ने इससे पहले संसद में भी एक बहस हो चुकी है जिस पर आरोप लगा रमेश बिधूड़ी के भाषा पर कि वो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अब कांग्रेस ने बहुत घनघोर आपत्ति दर्ज कराई है रमेश बिधूड़ी के बयान पर जो प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने दिया है। ये वीडियो भी जारी किया गया कांग्रेस की ओर से और बदतमीजी का आरोप भी लगाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकुंभ में अतीक अहमद के पोस्टर जो लगाए गए हैं उस खबर की। अतीक के हत्यारों को देवदूत इन पोस्टर्स में बता दिया गया है। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने ये पोस्टर लगाए हैं। शूटर जो लवलेश रहा, सनी अरुण को देवदूत बताया गया है। इन पोस्टर्स में इन शूटर्स को देवदूत बताया गया है, भगवान का अवतार। पोस्टर में अतीक की फोटो पर क्रॉस का निशान भी दिख रहा है। ये फोटो आप देख रहे हैं, इसमें अतीक की फोटो है और इसमें क्रॉस का निशान है और इसमें ये पोस्टर महाकुंभ में लगाए गए हैं। बहुत ज्यादा बवाल मचा इन पोस्टर्स को लेकर और क्रॉस का निशान है, लेकिन ऊपर जो लिखा है कि अतीक का आतंक मुक्त और जो प्रयागराज महाकुंभ, प्रथम प्रयागराज महाकुंभ और जो शूटर्स रहे उनको देवदूत की उपाधि इसमें दे दी गई है। मनीष वर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में अब माफिया अतीक अहमद की एंट्री भी हो चुकी है। कल राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने माफिया अतीक अहमद के पोस्टर इसी महाकुंभ में लगाए थे और उसी के साथ उसके हत्या आरोपी, तीनों हत्या आरोपी के पोस्टर भी लगाकर उन्हें देवदूत की उपाधि दी गई थी। हम इस वक्त मौजूद हैं महाकुंभ के उसी क्षेत्र में जहां कल शाम को अतीक अहमद और उसके हत्या आरोपियों के पोस्टर इसी जगह लगाए गए थे। हालांकि उन पोस्टरों को अब बाद में हटा दिया गया। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां कल वो दोनों पोस्टर लगे थे और ये इन अखाड़ों के पीछे इन पोस्टरों को लगाया गया था और उसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की फोटो भी लगी हुई थी, जिनकी फोटो पर रेड कलर के क्रॉस कर दिए गए। उसके साथ ही जो उस हत्याकांड में जो आरोपी शामिल थे उन्हें देवदूत बता करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया था। उसके साथ ये भी कहा, उसमें ये बात लिखी गई थी कि अतीक अहमद की हत्या करने के बाद प्रयागराज को पवित्र किया गया है, जिसके बाद इन्हें ये धर्म योद्धा बताकर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसी बातों को लिखकर उन पोस्टरों को यहाँ पर चिपकाया गया था। कैमरामैन दुर्गेश यादव के साथ मनीष वर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज महाकुंभ। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। 5 साल बाद चीन ने एक बार फिर दुनिया को डरा दिया है। 70 लाख लोगों की जान लेने वाले कोरोना महामारी के बाद अब HMPV वायरस का खौफ मंडराने लगा है और इस वायरस को लेकर चीन में स्थिति वैसी ही है, आपको याद होगी, जैसी कोरोना के शुरुआती दौर में हुआ करती थी। चीन मना करता रहा लेकिन कोरोना फैलता रहा। अस्पताल फुल थे, अब जो शमशान रहे वो भी अब अलर्ट पर हैं इस वायरस को लेकर। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ अब भी देखी जा रही है। टेस्टिंग सेंटर पर बच्चों और पेरेंट्स का जैसे हुजूम उमड़ पड़ा है, लेकिन फिर भी चीन ये कह रहा है कि डरने वाली कोई बात नहीं है। सर्दी के मौसम में ये सब सामान्य है, एक सामान्य फ्लू की तरह हो रहा है। और चीन के कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन में तेजी से फैल रहा है नया वायरस HMPV। जी हां, चीन में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। HMPV वायरस से दुनिया में भी दहशत है।
तो एक बार फिर से चीन डरा रहा है और लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। चीन के लोग ही दहशत में हैं। जहां एडवाइजरी चीन ने जारी कर दी है, लेकिन चीन अभी भी कह रहा है कि डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन हालात जो चीन में हैं वो इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात हैं, क्योंकि एक वायरस है, एक नया वायरस है जो कि संक्रमण फैला रहा है, HMPV। इसकी दहशत है। चीन में कैसे इमरजेंसी सामने आई है, आपको कुछ और डिटेल में जानकारी देते हैं। ऐलान कर दिया है इमरजेंसी का चीन ने, और मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया प्रशासन की ओर से। तेजी से बढ़ रहे हैं नए वायरस के मरीज। चाइल्ड वार्ड में सबसे ज्यादा मरीज देखे जा रहे हैं। अब देखिए, वायरस को चीन क्या छिपा रहा है, सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि सांस संबंधी सामान्य बीमारी बताई जा रही है चीन की ओर से। सर्दियों की वजह से बीमारी में बढ़ोतरी हुई है, ये कहा जा रहा है, ये तर्क दिया जा रहा है। विदेशियों की जो चीन यात्रा को सुरक्षित बताया गया है कि विदेशी सब सुरक्षित हैं, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आराम करने और लिक्विड लेने की सलाह दी जा रही है। कमजोर इम्यूनिटी वाले शिकार बन रहे हैं इस वायरस का। वायरस रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, तो ये अभी सिचुएशन थोड़ी टेंस है, लेकिन चीन कह रहा है सब कुछ ठीक है। अब चीन में क्यों इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी, इसके कुछ प्रमाण भी आपको दिखा देते हैं। क्योंकि अस्पताल फुल नजर आ रहे हैं, एक भी बेड नहीं है। चाइल्ड वार्ड, टेस्टिंग सेंटर, एयरपोर्ट पर कैसे भीड़ जमा है, ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तो चीन की स्थिति कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, लेकिन स्थिति सामने कुछ और दिखाई दे रही है। और चीन में नए वायरस को लेकर भारत जरूर अलर्ट पर है। भारत की तरफ से लगातार अलर्ट सामने आ रहा है। केंद्र ने जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई और WHO से अपडेट साझा करने का अनुरोध किया गया। इस बैठक में ये बात बताई गई, ये बात चर्चा हुई कि इस मामले पर जो भी WHO में जानकारियां दी जा रही हैं उसे अपडेट किया जाए, भारत के साथ साझा किया जाए, ताकि अलर्ट का जो स्तर है वो बढ़ाया जा सके। जो चेतावनी दी जाए या फिर जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए जाएं वो उसके मुताबिक ही हो, जो WHO की तरफ से वार्निंग दी जाए। अब WHO इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहता है ये देखना होगा, लेकिन जानकारी साझा करने को कहा गया है भारत की ओर से। और HMPV वायरस पर भारत की पैनी निगाह है। आपको बताते हैं, जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की जो DG की अध्यक्षता में बैठक हुई और चीन के हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। WHO से समय पर सही जानकारी मांगी गई है। देखिए, चीन एक तरह से वायरस फैक्ट्री बनता जा रहा है। इससे पहले भी जो वायरस डरा चुके हैं वो इन्फ्लुएंजा A, अब HMPV डरा रहा है, माइक्रोप्लाज्मा या निमोनिया, कोरोना जो कि महामारी में बदला, और चीन पर ही सबसे बड़ा आरोप लगा कि वहीं से ही फैला। चीन इस बात को भी डिनाई करता रहा, लेकिन अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि HMPV वायरस चीन में एक बार फिर से पैर पसार रहा है और संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब करीब 5 साल पहले चीन में कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी, तब यही मौसम था, जी हाँ, ठंड का। उस वक्त चीन ने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नींद देर से टूटी और पूरी दुनिया महामारी की चपेट में फंस चुकी थी। हालात इस बार भी कुछ ऐसे ही हैं। कोरोना काल की तरह ही चीन के अस्पताल मरीजों से भरे। नए मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं बची है। बहुत तेजी के साथ लोग नए वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। निमोनिया है, खांसी है, बुखार है। HMPV वायरस की चपेट में आए मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं बची। हालात बिल्कुल 2019 जैसे हैं। इसी तरह 2019 की सर्दियों में चीन में कोरोना वायरस फैला था। तब भी चीन की जिनपिंग सरकार ने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, और 3 जनवरी को चीन सरकार ने ऐसा ही बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि सर्दियों के मौसम में श्वास संबंधी रोग फैल रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। चीन की यात्रा करना सुरक्षित है।
WHO ने अभी तक इस मामले पर कोई चेतावनी या बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही तस्वीरों में चीन के अंदर नई महामारी फैलने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि चीन में HMPV वायरस से महामारी फैल चुकी है। रोजाना लाखों लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। चीन सरकार ने भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर पाबंदियां लगा दी हैं। चीन के कई प्रांतों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं बचे। अंतिम संस्कार गृहों में बड़ी तादाद में शव पहुंच रहे हैं। चीन पहले की तरह ही इस वायरस का सच भी दुनिया से छिपा रहा है। चीन के हालात देखकर लगता है कि दुनिया एक बार फिर महामारी की चपेट में आने वाली है और 5 साल में यह दूसरी बार होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए बात करते हैं मौसम की। बात सर्दी के सितम की। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। ये रुकी नहीं है, जिसके चलते कहीं खुशी है तो कहीं बर्फ लोगों को परेशान कर रही है और मुसीबत में डाल रही है। भारी बर्फबारी के कारण कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाके बर्फ की चादर से ढके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके इस वक्त कड़ाके की सर्दी की चपेट में हैं। ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, परेशानी बढ़ा दी है, सब कुछ जम गया है। और अब आपको जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। पटनी टॉप की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है ये इलाका, जिससे पटनी टॉप की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। बर्फ पड़ने की वजह से जम्मू कश्मीर में जो सैलानी पहुंचे हैं, उन बर्फ देखने के लिए भीड़ जुटी है। हर तरफ सैलानी बर्फ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अच्छी बर्फबारी हुई है, सैलानी पहुंचे हैं पटनी टॉप में। दुकानदार, होटल इंडस्ट्री भी काफी खुश नजर आ रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं अंकित भट्ट की। जम्मू कश्मीर में लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल पटनी टॉप में। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार बर्फबारी जो है वो हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, कहाँ से आए आप? हम गुजरात से भावनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बहुत बढ़िया बर्फ है, बहुत मजा आ रहा है पटनी टॉप में। फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। बर्फ पहली बार देखी है? हाँ, पहली बार देखी है। तो बहुत एक्साइटमेंट है एंड बहुत वेरी गुड। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। बहुत मजा आ रहा है, अभी भी मैं आया हूँ। मेरी वाइफ है, बच्चे हैं मेरे। मजा आ रहा है? बहुत एंजॉय कर। बर्फ देखी पहले, इससे पहले? हाँ, नहीं देखी है इसके पहले, बहुत लेकिन यहाँ पे मजा है? बहुत मजा है। पहली बार देख रहे हैं बच्चे? यस। ये देखिए पहली बार यहाँ पर बर्फ देख रहे हैं। कुछ और भी फैमिलीज हमारे साथ है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय किया जा रहा है। हम लोग सब फैमिली के साथ, बच्चे के साथ इधर एंजॉय कर रहे हैं और बहुत बर्फ का आनंद ले रहे हैं हम। ये देखिए बर्फ का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और भी फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? जम्मू से। जम्मू से। मजा आ रहा है? बहुत ही बढ़िया वेदर है। उम्मीद थी कि ऐसी बर्फ मिलेगी? नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी, बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ बर्फ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जम्मू का सबसे पर्यटक स्थल जो है पटनी टॉप है और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से बर्फबारी हुई है। लोग यहाँ पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी रहने वाली है, तो मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। और वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खूब बर्फबारी हो रही है यहाँ पर। बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। सैलानी बर्फबारी में जमकर मौज मस्ती करते हुए इधर दिखाई दे रहे हैं। बर्फबारी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी जरूर करना पड़ रहा है। कई रास्ते बंद हैं, बर्फ जमी हुई है, यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। बच्चे स्कीइंग का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। लाहौल स्पीति की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सब कुछ जम गया है, सब जगह बर्फ जम चुकी है।
और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान में सैन्य काफिले पर अटैक हुआ। पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों की इस अटैक में मौत हो गई। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में बड़ा अटैक हुआ है। पाकिस्तानी सेना पर बड़ा अटैक हुआ है। बलूचिस्तान में सैन्य काफिले पर अटैक हुआ है। 5 जवानों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान शहीद हो गए। और पाकिस्तान के हालात अशांत हैं। बलूचिस्तान प्रांत में लगातार सैन्य ठिकानों और काफिलों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं तो कहीं सेना की पोस्ट पर हमला हो रहा है। बलूचिस्तान के तुर्बत में हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी सेना के जवान एक बस में सवार थे और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जब ये सैन्य काफिला आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ये रोड एरिया जिस इलाके से, जिस बॉर्डर के इलाके से ये जा रहे हैं, वहीं पर अटैक हुआ है। बलोच प्रांत जो कि बताया जा रहा है, और जब सैन्य काफिला आगे बढ़ रहा था उसी वक्त घात लगाकर यह अटैक किया गया। पाकिस्तानी सेना के इस धमाके के बाद 5 जवानों की मौत हो गई है। और वही पीओके की हालात आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी बगावत यहां चल रही है। एक विद्रोह की आग जो है धधक रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में जबरदस्त विरोध हो रहा है। बुनियादी सुविधाओं की बहाली की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों की सरकार के खिलाफ नारेबाजी सामने आई है। तस्वीरें देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग बुनियादी सुविधाओं को, मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान हैं और ये बहाल नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से लोग आक्रामक हो गए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं को आपने सुना। गिलगित बाल्टिस्तान की असल समस्या आखिर है क्या, आइए आपको बताते हैं कि क्यों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गिलगित में बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। बिजली की किल्लत पीओके की बहुत बड़ी समस्या है। कई इलाकों में 18 घंटे तक बिजली की कटौती होती है, बिजली गुल होती है, रोड नेटवर्क बहुत खराब है। साफ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, साफ पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी दर 25% के आसपास पहुंच गई है। पाकिस्तान में दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार किया जा रहा है पीओके के लोगों के साथ।